गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे जियोपॉलिटिक्स की। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कार्ल हार्शोफर ने जो जियोपॉलिटिक्स से संबंधित बातें कही हैं, उनके क्या विचार रहे हैं उनके बारे में, और जियोपॉलिटिक्स का जो पॉलिटिक्स का जो इतिहास रहा है उसके बारे में। तो कार्ल हार्शोफर जो हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो जर्मनी भू राजनीतिक के विचारधारा के प्रवर्तक थे। और भू राजनीति का जो इतिहास रहा है वो अगर हम देखें कि भू राजनीति जो है वो विचारधारा अस्तित्व में कैसे आई, तो सन 1871 में 1871 में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी जो था वो बहुत तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर था और यूरोपीय महाद्वीप का जो एक बड़ा और प्रभावशाली राज्य बन गया था। साथ ही वह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति बनता जा रहा था, बन गया था। और देश में क्या था कि बेहतर श्रम उपलब्ध था, तकनीकी विकास भी उन्नत अवस्था में थी। और एक समय ऐसा आया कि वो जो ब्रिटेन का जो ब्रिटेन जो कि एक औद्योगिक देश था, सबसे शक्तिशाली था, उसको वो टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गया। और अंत में क्या हुआ कि जो तत्कालीन मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था थी उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जर्मनी की जो भागीदारी थी वो तीव्र गति से बढ़ने लगी। और इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन जो था उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो संकट की स्थिति में आ गई, उसके ऊपर संकट उत्पन्न हो गया। इन परिस्थितियों के बीच में क्या हुआ कि जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार होने के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौता किया गया, उसकी जो शर्तें रखी गई, उनके अनुसार जर्मनी जो था उसकी एक तरह से उसकी कमर तोड़ दी गई और जर्मनी साम्राज्य का जो अधिकार क्षेत्र था उसको बहुत अधिक संकुचित कर दिया गया। उसे छोटी छोटी स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया गया, जिससे क्या हुआ, जर्मनी की जो राष्ट्रवादी आत्मगौरव और उसकी अस्मिता थी उसको बहुत अधिक ठेस लगी। और वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे, नेता थे, उनका जो मनोबल था वो टूट गया। अब क्या हुआ कि युद्ध के पश्चात देश के राजनेताओं का जो गौरव विलुप्त होता जा रहा था, उसको वापस कैसे लाया जाए, कैसे लोगों में जर्मनी देश के राष्ट्र प्रेम जो है, देश प्रेम जो है, उसकी भावना को, उसके गौरव को कैसे लाया जाए, इसके लिए रेडजेल की जो राज्य संबंधी जैविक परिकल्पना है और रुडोल्फ कैज़लेन की भू राजनीति की अवधारणा जो थी, इसकी और लोगों का ध्यान जो है वो गया, ध्यान आकर्षित हुआ। और इसके साथ ही उन्होंने मैकेंडर की जो संकल्पना है, जिसको कि हम हार्टलैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं, उससे भी जर्मनी के जो नेता थे, जो राजनेता थे, वो प्रभावित हुए, उससे आकर्षित हुए। और उन्होंने रेडजेल की राज्य संबंधी जैविक परिकल्पना, कैजलेन की भू राजनीतिक अवधारणा और मैकेंडर के हृदय क्षेत्र की जो अवधारणा थी, उनको इन्होंने जर्मनी के क्षेत्र विस्तार का आधार बनाया। उनको इसमें जर्मनी के क्षेत्र विस्तार के लिए आधार मिला, आधार दिखाई दिया, मार्ग दिखाई दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भू राजनीति जो है उसका स्वरूप भू सामरिकता ने ले लिया, जियो स्ट्रैटेजी ने ले लिया। कार्ल हार्शोफर जो हैं वो जर्मनी की सेना में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। और 1908 में क्या हुआ, वो सैनिक कार्य से उन्हें जापान भेजा गया। और जापान जब वो गए तो उन्होंने प्रशांत महासागर में स्थित अनेक जो नौसैनिक केंद्र थे, अड्डे थे, उनके बारे में अध्ययन किया। और वो जापान की राजनीति से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। और इसी समय उन्होंने जर्मनी का जो हार्टलैंड थ्योरी है, जो कि उन्होंने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में दी है, उसको पढ़ा और अनुमान लगाया कि जर्मनी जो है वो अगर हार्टलैंड के साथ मिल जाए तो विश्व शक्ति बन सकता है। और उन्होंने राज्य एक जीव है और विकास उसका नियम है, इस विचारधारा को विस्तृत रूप से अपनी बुक
में जर्मन बुक थी उनकी जेशेफर जियोपॉलिटिक में उन्होंने बताया, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1924 में किया। यानी कि जो हार्शोफर है, इन्होंने ये विचारधारा दी कि राज्य एक जीव है और विकास करना उसका नियम है। ये कार्ल हार्शोफर ने ऐसा कहा, इन्होंने बताया। अब क्या हुआ, उन्होंने 1924 में म्यूनिख में उन्होंने भू राजनीतिक संस्थान की स्थापना करी, जहां से कि शोध पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। और ये जो शोध पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, इनमें जो लेख होते थे, वक्तव्य होते थे, उनके माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात जो राष्ट्रीय हताशा उत्पन्न हो गई थी, उसको समाप्त करने के लिए देश में नागरिकों में जर्मनी की क्षेत्र विस्तार संबंधी आवश्यकताओं की न्याय संगतता के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें जर्मनी के गौरव को वापस प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक सहायता मिली और लोगों में जागरूकता इसके द्वारा फैलाई जाने लगी। हिटलर जो हुए वो स्वयं भी भू राजनीतिक विचारधारा के पोषक थे। उनका भी मत यही था कि जर्मनी को क्षेत्रीय विस्तार करना चाहिए और अपनी शक्ति का जर्मनी को संगठन करना चाहिए। हार्शोफर जो है, उन्होंने मैकिंडर का जो हार्टलैंड संबंधी मानचित्र था, उसका एक संशोधित निरूपण के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि यूरोपीय भूखंड के मध्य में उन्नत और प्राचीन संस्कृतियों वाला एक विशाल क्षेत्र ब्रिटेन और उसकी सहयोगी सामुद्रिक शक्तियों द्वारा खड़ी गई घेराबंदी का शिकार हो रहा है। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल था? दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, पश्चिम दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी व पूर्वी एशिया देश शामिल थे। इस योजना के अनुसार इस क्षेत्र के सभी देशों को एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि कार्ल हार्शोफर और उनके जो संस्थान का नाजी शासकों की नीति निर्धारण प्रक्रिया से बहुत निकट का संबंध स्थापित हुआ, किंतु युद्ध में जर्मनी की फिर पराजय हुई और विध्वंस के साथ ही राजनीतिक विचारधारा का भी अवसान हो गया और भू राजनीति शब्द को जो था उसको द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक भूगोल की जो शब्दावली थी उसी से बाहर कर दिया गया। किंतु काफी वर्षों के बाद 1980 के दशक में भू राजनीति शब्द पुनः चर्चा में आने लगा और अब इसका प्रयोग जो है वो क्षेत्रीय परिदृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक और राजनीतिक संभावनाओं के आकलन के संदर्भ में किया जाता है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो भू राजनीति जो है ये एक संकुचित विचारधारा थी, जिसका कि विस्तारवाद को जिसने आधार माना और इसने एक तरह से युद्ध को प्रोत्साहन दिया। यह मुख्य रूप से जर्मनी तक ही सीमित थी और जर्मनी की जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी उसके पश्चात जर्मनी का जो गौरव विलुप्त हो रहा था उसको वापस लाने के मार्ग की खोज में ये एक साधन मात्र थी। अब अगर हम देखें कि भू राजनीति जो है और राजनीतिक भूगोल इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वो अगर हम बात करें तो भू राजनीति जो है उसका क्षेत्र संकुचित है, जैसा कि हमने अभी बात करी इसके बारे में, और राजनीतिक भूगोल जो है ये काफ़ी विस्तृत स्थान रखता है, इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। भू राजनीति जो है वो मात्र विस्तार को प्रधानता देती है, दूसरे राज्यों को हड़पने उनके ऊपर अपनी विजय स्थापित करने को प्रधानता देती है, जबकि राजनीतिक भूगोल जो है वो राज्य के क्रमिक विकास को जो कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा स्वतः होता है को प्रधानता देती है। भू राजनीति जो है वो राजनीतिक तथ्यों पर आधारित है एवं उनकी भौगोलिक व्याख्या का प्रयत्न करती है, जबकि राजनीतिक भूगोल मूल रूप से मूलतः तत्वों को प्रधानता देती है तथा उनके आधार पर राजनीतिक व्याख्या करती है। ठीक है, अब राजनीतिक भूगोल जो है भू राजनीति जो है उसमें मात्र विस्तारवाद को प्रधानता दी गई और ये संकुचित विचारधारा थी, जबकि राजनीतिक भूगोल जो है वो भौगोलिक तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण कर सत्यता को प्रतिपादित करता है। इस प्रकार भू राजनीति जो है ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा भू राजनीति जो है उसका कैसे विकास हुआ और जर्मनी में किस प्रकार से जर्मन भूगोलवेताओं ने भू राजनीति का सहारा लिया प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के पश्चात
वापस खड़े होने का, वापस लोगों में गौरव को वापस लाने के लिए एक मार्ग के रूप में, एक पथ के रूप में भू राजनीति की विचारधारा जो है उसको उन लोगों ने लिया। थैंक यू।